हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास सब्जेक्ट ज्योग्राफी में आपका अजय सर। हाँ तो डियर स्टूडेंट, कल हमने बताया था कि कच्ची बस्तियों की कौन कौन सी समस्याएं हमारे सामने आती हैं। तो ये प्रमुख समस्याएं हमने कल बता दी थी। आज हम बात करेंगे उन समस्याओं के समाधान की। तो देखिए बच्चों, ये हम वैसे भी जानते हैं कि जब कोई समस्या होती है तो उसका समाधान भी ज़रूर निकाला जाता है। तो देखिए, कच्ची बस्तियों की समस्याओं हेतु कुछ समाधान हमारे इसमें दिए गए हैं। इस पार्ट में हमारा 6वां चैप्टर चल रहा है, मानव अधिवास, जो कि मैं पहले बता चुका हूँ। ये 4 नंबर का चैप्टर है। इसमें से दो नंबर के दो नंबर का एक क्वेश्चन आएगा और एक नंबर के 2 क्वेश्चन आते हैं। तो इस तरीके से बच्चों देखिए, सबसे पहला उपाय है सरकार द्वारा निम्न दर पर आवास उपलब्ध कराना। पहला उपाय है कि कच्ची बस्ती के स्थान पर ही बहुमंजिल यानी अनेक मंजिलों वाले घर, आवास माने घर में से ऐसे लोगों को बसाने से क्या होगा, वायु, प्रकाश, शौचालय की सुविधा स्वतः ही पूरी हो जाएगी। स्वास्थ्यप्रद वातावरण में जीवन प्रत्याशा भी अधिक बढ़ जाएगी। कोटा और अहमदाबाद की तर्ज पर कच्ची बस्तियों के लोगों को निम्नतम दर पर आसान किस्तों में परिवार के आकार के अनुसार आवास उपलब्ध कराए जाने चाहिए। कहने का मतलब है, झुग्गी झोंपड़ियों के स्थान पर उनको पक्के घर कम कीमत पर यानी कम दर पर उपलब्ध कराए जाने चाहिए। दूसरा उपाय देखिए, नल या टैंकरों द्वारा स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति न्यूनतम दर पर या निःशुल्क की जानी चाहिए। कच्ची बस्तियों में नलों के द्वारा या टैंकरों द्वारा पीने के पानी की उपलब्धि होनी चाहिए। तीसरा समाधान है कि ग्रामीण क्षेत्रों के महानरेगा की तरह न्यूनतम मजदूरी पर निर्धारित कर रोजगार उपलब्ध कराया जाना चाहिए। तो ग्रामीण क्षेत्रों में जितने भी नरेगा चल रहे हैं, उनमें कम से कम मजदूरी निर्धारित करके रोजगार उपलब्ध कराना चाहिए। चौथा है, कच्ची बस्ती में ही विद्यालय खोलकर, जो कच्ची या गंदी बस्ती हैं, कच्ची बस्ती में ही विद्यालय खोलकर बच्चों के लिए समुचित व्यवस्था करनी चाहिए, यानी स्कूल खोले जाने चाहिए। पांचवा समाधान है कि कच्ची बस्तियों के पास सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खोलकर निःशुल्क चिकित्सा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। इसके बाद में 6वां समाधान है कि ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के साधन उपलब्ध कराए जाने चाहिए, जिससे नगरीय क्षेत्रों में प्रवास कम से कम हो। सबसे मुख्य पॉइंट है ये कि अगर ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के साधन उपलब्ध हो जाएंगे तो लोग नगरों में आएंगे ही नहीं, और नगरों में नहीं आएंगे तो कच्ची बस्तियों का विकास नहीं होगा। इसके बाद में चौड़ी सड़कों का निर्माण करना। चौड़ी सड़कों का निर्माण होना चाहिए, सकरी गली नहीं होनी चाहिए। अगला समाधान है, भूमि की उपलब्धता होने पर बगीचों की व्यवस्था करनी चाहिए। बीच बीच में बगीचे होने चाहिए ताकि उनका वातावरण शुद्ध रहे। इसके बाद में 9वां पॉइंट है, स्वरोजगार के लिए ऋण उपलब्ध कराना चाहिए। व्यक्ति अपना रोजगार खुद खोलना चाहता है तो उसको ऋण उपलब्ध कराया जाना चाहिए। 10वां पॉइंट है, परिवार कल्याण कार्यक्रम अपनाने पर जोर दिया जाना चाहिए। परिवार के कल्याण की भावना से कम परिवार हो, ऐसे कार्यक्रम अपनाने पर जोर देना चाहिए सरकार को। इसके बाद में 11वां पॉइंट है, कानून एवं व्यवस्था को सुचारू रूप से बनाए रखना चाहिए। तो बच्चों, आप इसे 6वें पाठ में ही एक मुंबई की धारावी बस्ती का विशेष अध्ययन दिया गया है, जो कि आज वर्तमान में आज की प्रेजेंट की बात करूं, 27 मई की, तो आज मुंबई धारावी बस्ती में कोरोना का महाकहर चल रहा है, क्योंकि ये कच्ची बस्ती में कोरोना का प्रवेश हो चुका है। तो यह वही कच्ची बस्ती है जो जूहू बीच तक फैली हुई है। तो देखिए बच्चों, इसी के बारे में, यहाँ पर मुंबई की धारावी बस्ती है, इसी के बारे में अध्ययन किया जा रहा है। देखिए, मुंबई की धारावी कच्ची बस्ती स्लम एशिया की विशाल कच्ची बस्ती है। विश्व के अन्य देशों की कच्ची बस्तियों की तरह यहाँ का जीवन भी घोर नारकीय है। कैसा है? घोर नारकीय है। धारावी कच्ची बस्ती का परिदृश्य निम्न प्रकार से
वर्णित किया जा सकता है। सबसे पहला है धारावी बस्ती की स्थापना, कि धारावी बस्ती को हम कच्ची बस्ती भी कहते हैं। तो धारावी बस्ती की स्थापना देखिए, 18वीं शताब्दी में यहाँ एक द्वीप था। 18वीं सदी में, तो 70 वर्ष पूर्व गुजरात के कुमारों ने इसे बसाया था। उनकी संख्या लगभग कितनी थी? 10,000। कितनी थी? 10,000। इसके बाद देखिए बच्चों, दूसरा पॉइंट है अवस्थिति एवं विस्तार। यह जो कच्ची बस्ती है वो मुंबई शहर के जुहू बीच से 12 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में उपनगरीय रेल मार्गों के बीच में स्थित है। इसका क्षेत्रफल लगभग 557 एकड़ है, जो 12 बस्तियों से मिलकर बनी है। कितने? 12 बस्तियों से मिलकर बनी है। इसके बाद में जनसंख्या देखिए, वर्ष 2011 के अनुसार यहाँ की जनसंख्या 6 लाख है। कितनी है? 6 लाख, जो 10,000 घरों में निवास करती है। एक घर में 10 से 15 व्यक्ति तक एक ही कमरे में निवास करते हैं। कितने? 10 से 15 व्यक्ति तक एक ही कमरे में निवास करते हैं। यहाँ के लगभग 60% परिवार 60 वर्षों से रह रहे हैं। ये देखिए बच्चों, ये मुंबई की कुछ कच्ची बस्तियों के चित्र हैं। धारावी कच्ची बस्ती का ये आर्थिक गतिविधियाँ काम करते हुए लोग, ये वहाँ पर प्रदूषण का माहौल बना हुआ है। इस तरीके से ये रेल मार्गों के बीच में बसी हुई कच्ची टूटी फूटी झोंपड़ी सी नुमा बस्तियाँ हैं। इसके बाद देखिए, इन कच्ची बस्तियों में 2008 में इसमें से क्वेश्चन आया था कि कच्ची बस्तियों के अंदर से ऑटो रिक्शा क्यों नहीं गुजर सकता। तो देखिए, परिवहन में हम बात करेंगे कच्ची बस्ती के। इस गंदी बस्ती में केवल एक मुख्य सड़क गुजरती है, जो कि 90 फुट यानी 90 फुट रोड के नाम से जानते हैं या जानी जाती है, जिसकी चौड़ाई घटते घटते आधे से भी कम रह गई है। यहाँ परिवहन निगम की बसें बस्ती की परिधि, जो बस्ती के बाहर है, उसकी बाहर से गुजरती हैं। ऑटो रिक्शा भी बस्ती के अंदर नहीं आ सकता। धारावी बस्ती केंद्रीय मुंबई में एक ऐसा भाग है जहाँ तिपहिया वाहनों का प्रवेश भी निषेध है। ये क्वेश्चन आया था कि मुंबई की धारावी बस्ती में तिपहिया वाहनों का प्रवेश निषेध क्यों है। तो कारण यही है क्योंकि ये चौड़े रास्ते नहीं हैं। यहाँ पर कुछ गलियाँ और पगडंडियाँ इतनी सकड़ी हैं कि वहाँ पर एक साइकिल का निकलना भी क्या होता है, मुश्किल लगता है। इसके बाद में इनके भवन और आवास की बात करें, देखिए तो देख सकते हैं हम चित्र में कि भवन कैसे बन रहे हैं, इनके आवास किस तरीके से हैं, घर। इसी से हम अनुमान लगा सकते हैं कि कैसे होते हैं इनके घर। तो देखिए, संपूर्ण बस्ती में अस्थायी निर्माण के भवन हैं, जो 2 से 3 मंजिलें बने हैं। यहाँ जंग लगी लोहे की सीढ़ियाँ लगी होती हैं। यहाँ एक कमरे को किराए पर लेकर 10 से 15 व्यक्ति तक रह सकते हैं। आवास अलग अलग ऊंचाई और अलग अलग रंग से पुते होते हैं। इसके बाद में आधारभूत सुविधाएं देखिए, यहाँ पर जो मानव की आधारभूत सुविधाएं होती हैं, शुद्ध पेयजल, वायु और प्रकाश की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है। यहाँ लगभग 1500 व्यक्तियों के लिए एक शौचालय है। कितने? 1500 व्यक्तियों के लिए एक ही शौचालय यहाँ उपलब्ध है, ऐसा माना जाता है। गंदे जल की निकासी की व्यवस्था नहीं होने से ठहरे गंदे पानी के गड्ढे भरे रहते हैं। अतः आधारभूत सुविधाओं का अभाव है। जगह जगह काले कुओं और लंबे भूरे चूहों की बहुतायत है। हम देख सकते हैं यहाँ पानी भरा रहता है इनके चारों ओर। व्यवसाय एवं रोजगार देखिए, जगह जगह मिट्टी के उत्पाद पकाने और ईंटों के भट्टे हैं, क्योंकि यहाँ पर सबसे पहले कुम्हार आए थे जो प्रजापत होते हैं, और उन्हीं के द्वारा ये कच्ची बस्ती का बसा हुआ है। गुजरात के लोग आए थे जो 10,000 थे। प्लास्टिक पुनर्चक्रण में सौंदर्य प्रसाधनों से लेकर कंप्यूटर के बोर्ड, कीबोर्ड आदि प्रत्येक वस्तु का पुनर्चक्रण होता है। पुनर्चक्रण का मतलब होता है कि जो कबाड़े वाली वस्तु उसको गला करके फिर दोबारा से पक्की या सही वस्तु बनाना। यहाँ ग्रेट ब्रिटेन यूके में 23% कचरे का पुनर्चक्रण होता है, वहीं मुंबई में 80% कचरे का पुनर्चक्रण धारावी में होता है। ये एक उदाहरण दिया है कि ग्रेट ब्रिटेन में 23% कचरे का पुनर्चक्रण होता है, लेकिन हमारे मुंबई में 80% कचरे का पुनर्चक्रण इसी धारावी में होता है, जिससे काला जहरीला धुआं फैला रहता है। सकरी गंदी गलियाँ वाली बस्ती में मछुआरों की बहुलता है, जो मछली पकड़ने का कार्य करते हैं। कई उपयोगी कार्यों में बस्ती की ख्याति है। धारावी में मिट्टी के बर्तन, ख्याति का मतलब प्रसिद्धि,
धारावी में मिट्टी के बर्तन, मृत्तिका शिल्प यानी मिट्टी पर कलाकारी, जिसे सेरेमिक्स कहते हैं, मिट्टी पे कलाकृति करते हैं। कसीदाकारी, जरी का काम, परिष्कृत चमड़े का काम, चमड़े जैसे बेल्ट वगैरह, पर्स वगैरह बनाना। धातु का कार्य है, उत्कृष्ट आभूषण, विभिन्न प्रकार के आभूषण बनते हैं। फर्नीचर, उच्च फैशन के कपड़े सिलने आदि का कार्य यहाँ होता है। यह बड़ा पर्यटन केंद्र और फिल्मों के लिए कनिष्क कलाकारों का बड़ा केंद्र भी है। छोटे छोटे कलाकार यहाँ मिल जाते हैं धारावी में। 85% लोग स्वयं या श्रम में रोजगार पाते हैं, मुंबई के लोग। अब आता है व्यापार। देखिए इस बस्ती से क्या व्यापार होता है। यहाँ बनी वस्तुएं मुंबई के अतिरिक्त देश के अन्य भागों के साथ साथ अरब देशों, संयुक्त राज्य अमेरिका, अरब देश जैसे ईरान, इराक, कुवैत, ये अरब देश होते हैं, USA, यूरोपीय देशों में निर्यात होती है। एक अध्ययन के अनुसार एक वर्ष में यहाँ पर 650 मिलियन US डॉलर का व्यवसाय होता है। 650 मिलियन का मतलब लाख, 10 लाख। इसके बाद में जनजीवन देखिए, प्रदूषित पर्यावरण एवं मूलभूत सुविधाओं के अभाव में प्रतिदिन चिकित्सकों के पास यहाँ पर डिप्थीरिया यानी गलघोंटू, गले को घोंटने वाला रोग, और टाइफाइड यानी आंत्र ज्वर यानी आंतों का ज्वर यानी बुखार से ग्रसित 4000 बच्चे उपचार के लिए आते हैं। धारावी बस्ती में डेंगू, हैजा और पीलिया रोगी आसानी से देखने को मिलते हैं। जमीन का मालिकाना हक इनके पास नहीं होता है। इसके कारण नहीं होने से धारावी आज भी कानूनन अवैध कच्ची बस्ती मानी जाती है। धारावी कच्ची बस्ती की भावी योजनाएं देखिए। भविष्य के लिए कुछ योजनाएं बनाने का प्रयास किया गया है, सरकार भी कर रही है, कुछ लोग भी कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए मुंबई के एक प्रसिद्ध व्यवसायी हैं श्री मुकेश मेहता, जो 2 बिलियन का मतलब है 2 अरब डॉलर की लागत से धारावी के पुनर्निर्माण की योजना बनाकर बहुमंजिले भवन बनाकर नए सिरे से यहाँ से निवासियों को बसाना चाहते हैं। यानी इनकी जगह पर बहुत बहुमंजिले इमारत बना करके यहाँ पर बसाना चाहते हैं। यह बस्ती मुंबई के केंद्र में होने से भूमि की कीमत इतनी अधिक है कि पुनर्निर्माण की योजना बेईमानी अधिक लगती है। इनके द्वारा सन 2000 तक बसे लोगों को बसाने की यहाँ पर योजना है। महाराष्ट्र सरकार भी इस बस्ती को पुनर्स्थापित करने की योजना बना रही है, जिससे यहाँ के नागरिकों को स्वास्थ्यप्रद वातावरण के साथ साथ स्वच्छ पेयजल, प्रकाश, शुद्ध वायु, शौचालय जैसी आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकें और व्यक्तियों को गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी और बीमारियों से बचाकर भावी पीढ़ी को उचित शिक्षा प्रदान की जा सके। ऐसे कुछ महाराष्ट्र सरकार प्रयास कर रही है। लेकिन बच्चों, वर्तमान में अगर बता दें तो कोरोना का जो विनाश हो रहा है वो महाराष्ट्र में ही हो रहा है। आज की डेट में अगर बात करें, महाराष्ट्र में 50,000 से ज़्यादा केस कोरोना पॉजिटिव महाराष्ट्र में ही हैं, और उसमें भी मुंबई की कच्ची बस्ती में ज़्यादा प्रभाव है। ये तो बच्चों हमारा पार्ट कंप्लीट हो गया। हम थोड़े से क्वेश्चन आंसर देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, मानव अधिवास के अनेक रूप हैं, निम्न में से आप किसे मानव अधिवास नहीं मानते। तो देखिए, मकान, नगर, गांव में सभी लोग रहते हैं, लेकिन गलियों में नहीं रहते। दूसरा है, बुशमैन जाति के लोग निम्न में से किस प्रकार के अधिवास बनाते हैं। तो बुशमैन जो बनाते हैं वो अस्थायी अधिवास, सही आंसर। इसके बाद में तीसरा क्वेश्चन है, पंपास व प्रेरी घास के प्रदेशों में किस प्रकार के अधिवास बनते हैं। तो तीसरा आंसर है प्रकीर्ण अधिवास। चौथा क्वेश्चन है, ग्रामीण क्षेत्रों में रेल मार्गों के सहारे बस्ती का विकास किस अधिवास प्रतिरूप में होता है। तो वो होता है रेखीय प्रतिरूप, आंसर। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, भारत में महानगर की जनसंख्या का आकार कितना है। तो महानगर हमारे यहाँ 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले लोग नगरों को कहते हैं। आंसर होगा 10 लाख से अधिक। अगला क्वेश्चन है, भारत में मेगालोपोलिस नगर श्रेणी में शामिल नहीं है। तो जयपुर नहीं है, बाकी के कोलकाता, दिल्ली, चेन्नई ये मेगालोपोलिस कहलाते हैं। एशिया की सबसे विशाल स्लम कच्ची बस्ती किस शहर में स्थित है। तो वो है आंसर मुंबई। भारत में 2011 के अनुसार महानगरों की संख्या कितनी है, 53। इसका सही आंसर। मानव निवास की मूलभूत इकाई क्या है। तो मानव निवास जो करता है वो किस में करता है, आवास या घर में। मानव अधिवासों के निवास के आधार पर प्रकार बताइए। तो निवास के आधार पर मानव अधिवास के प्रकार जो है, एक तो स्थायी और अस्थायी होते हैं। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, मानव अधिवास का महत्वपूर्ण उपयोग किस कार्य के लिए होता है। तो रहने के लिए, अपने विभिन्न प्रकार के कार्य करने के लिए। प्रकीर्ण अधिवास की प्रमुख विशेषताएं मैंने बताई दी। मानव अधिवासों के किन्हीं 2 प्रतिरूपों के नाम। तो मानव अधिवासों के कोई भी 2 प्रतिरूप, रेखीय, तारा प्रतिरूप, आर्य प्रतिरूप, आयताकार,
प्रतिरूप, वृत्ताकार प्रतिरूप, तो बहुत सारे प्रतिरूप हैं। मानवाधिवास से क्या तात्पर्य है, ये सारे क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं बच्चों। बाकी की जो रह गए हैं उनको भी मैं आज करा दूंगा। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।